स्वागत दोस्तों, आगे सामने होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, अमित शाह की माफी को लेकर चल रहा घमासान आज भी होगा जारी, लेकिन इस बीच किसानों ने दिल्ली रुख करने का कर दिया है ऐलान। बताएंगे कब दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं देश के किसान दोस्तों। और एक और मामले को लेकर बीजेपी पर बुरी तरीके से भड़क रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। बताएंगे क्या टिप्पणी सामने आई है, और प्रियंका गांधी ने भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जमकर फटकार लगाई है दोस्तों। इसी के साथ में बताएंगे कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर पार्टी के लिए आई है एक ऐसी खबर जिससे लग रहा है कि गुटबाजी पूरी तरीके से खत्म और बीजेपी अकाली के गठबंधन का पंजाब में हौसला पूरी तरीके से चकनाचूर होने जा रहा है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, एक एक करके चलेंगे। आज की सारी बड़ी खबर तो सारी बड़ी डिटेल आप पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अमित शाह देश के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर और कन्नी काट कर छिपकर भागने वाले गृह मंत्री साबित हो चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आज संसद का मॉनसून सत्र खत्म होने जा रहा है। ऐसे में अमित शाह के इस्तीफे और अमित शाह के जवाब को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है दोस्तों, और अमित शाह कन्नी काट काट कर भाग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमित शाह को संसद के अंदर संसद की कार्रवाई में शामिल होने से इतना ज्यादा डर लग रहा है दोस्तों, हाथ पैर कांप रहा है कि अमित शाह जैसे तैसे इस कार्रवाई में शामिल होने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि नित्यानंद राय को भेज रहे हैं कि तुम जाओ बिल पेश करके आओ। खुद अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि वो विपक्ष का सामना करे दोस्तों, और गृह मंत्रालय से जुड़े हुए कानून को भी दूसरे लोगों से पेश करवाया जा रहा है। इससे पता चलता है कि डर खौफ कितना ज्यादा फैला हुआ है दोस्तों। ऐसे में 13 तारीख को आज मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा, तो बीजेपी वाले इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा तो फिर उनसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। बीजेपी वाले चैन की सांस लेंगे, क्योंकि लगभग 1.5 महीने से भारतीय जनता पार्टी को पहले छात्रों ने जबरदस्त तरीके से लपेटा था दोस्तों, और यहां तक कि संसद के सत्र के दौरान ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया था, और उसके बाद विपक्ष ने अमित शाह समेत बीजेपी के नेताओं को पकड़ा है दोस्तों। और अमित शाह से इस्तीफे की मांग और जवाब की बात को लेकर अमित शाह बीजेपी सबके सब बैकफुट पर दिखाई दी, और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी वाले सोच रहे होंगे कि चलो जैसे तैसे मॉनसून सत्र खत्म हुआ दोस्तों, लेकिन मॉनसून सत्र खत्म हुआ और अब किसानों का सत्र शुरू होने जा रहा है। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट सामने आ रही है भारत अमेरिका ट्रेड डील से जुड़ी हुई, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को लेकर दिल्ली की बीजेपी सरकार को खुले तौर पर चुनौती दे दी है दोस्तों। किसान मोर्चा 16 अगस्त से दिल्ली के लिए किसानों की यात्रा शुरू करने जा रहा है। 29 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान के अंदर किसानों का जलसा होगा दोस्तों, और ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किया है, जिन पहुंचकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आए दोस्तों। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ की गई ट्रेड डील किसानों के लिए डेथ वारंट का हस्ताक्षर के सामने है, और मोदी सरकार की नीतियां देश के आर्थिक गुलामी की तरफ देश को धकेल रहा है। डल्लेवाल ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा शुरू से ही भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौते में भारतीय किसान की बर्बादी का पूरा सामान मौजूद है। अमेरिका से कृषि, डेयरी उत्पाद और शराब और औद्योगिक सामान भारत में आने से देश के किसानों और छोटे उद्योगों पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे किसानी की आमदनी प्रभावित होने के साथ ही बेरोजगारी भी विस्फोटक रूप ले सकती है। अमेरिका तय कर रहा है भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति, और किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कि भारत अपनी विदेश नीति अपने आप बनाए, आर्थिक नीति अपने हिसाब से लेकर चले, लेकिन अमेरिका की मर्जी से सब कुछ तय हो रहा है जो किसानों के हित के खिलाफ है। किसानों के ऊपर विस्फोटक बनकर ये डील साबित होगा, और इसीलिए इसका विरोध करने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। और किसान जब दिल्ली आने का ऐलान करते हैं तो दिल्ली में बैठे बीजेपी की सरकार के बड़े बड़े लोग हिल जाते हैं दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर पहले छात्रों ने, अब किसानों ने बीजेपी के नाक में दम करने का फैसला लिया है दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो E20 के मामले को लेकर भी राहुल गांधी ने कहा है कि हम लोग इस मामले पर पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, तो वो मामला तो अभी रुका हुआ है, और भी कई मुद्दे हैं देश के अंदर। ऐसे में मजदूरों से जुड़ा हुआ तीनों कानून का मामला है, लेबर कोड का मामला है, और मनरेगा के मजदूरों का मामला है, ग्रामीण मजदूरों का मामला है। तो ऐसे में दोस्तों आने वाले दिनों में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां पेश होने वाली है, और चुनौतियां जो बीजेपी ने जानबूझकर पैदा की है, इसीलिए इन चुनौतियों का सामना कर रहे आम जनता इसका विरोध करते हुए, डंके की चोट पर विरोध करते हुए नजर आएंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, दो शब्द जरूर लिखिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर अमित शाह के जवाब देने को लेकर भाजपा के नेताओं के तमाम तरीके के दावे फेल हो गए दोस्तों। यहां तक कि अमित शाह संसद भवन के कैंटीन आते हैं, संसद भवन में आकर घूमकर चले जाते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जहां पर पार्लियामेंट चल रहा होता है, यानी सदन की कार्रवाई चल रही होती है, वहां पर चले जाए, बल्कि अपने केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय को भेजते हैं कि जाओ कानून पेश करके आओ। यानी FERA जैसा कानून लोकसभा में पेश करने के लिए नित्यानंद राय को भेजा गया, जबकि संसद के अंदर अमित शाह खुद मौजूद थे दोस्तों, लेकिन जहां कार्रवाई चलती है हाउस के अंदर, उसमें अमित शाह नहीं जा रहे थे। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना डर खौफ हर तरफ फैला हुआ है इंडिया गठबंधन का। इस पर पवन खेड़ा जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस के, वो कहते हैं कि अमित शाह अब मुहूर्त तय करेंगे। क्या वो अमित शाह है या शहनशाह है? वे केवल अमित शाह है, शहनशाह नहीं है। आप कौन होते हैं एजेंडा तय करने वाले या मुहूर्त निकालने वाले? हम पिछले 18 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। पवन खेड़ा की ये बातें स्पष्ट तौर पर संदेश देती है दोस्तों की देश के अंदर अमित शाह की माफी की मांग लगातार की जा रही है, और अमित शाह कन्नी काटते घूम रहे हैं। लेकिन ऐसे में अमित शाह पर दबाव बनाने की कोशिश लगातार जारी है दोस्तों। आज अमित शाह का जवाब आएगा, इसकी उम्मीद
भी काफी कम है और वैसे भी आज अंतिम दिन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अमित शाह कन्नी काटते हुए बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगला जो सत्र होगा, शीतकालीन सत्र होगा, उसमें भी तो अमित शाह को नहीं छोड़ा जाएगा, जवाब तो वहां भी देना पड़ेगा। यानी डाल डाल चलेंगे अमित शाह, तो पात पात चलेगा विपक्ष, कहीं दूर दूर तक इनको छोड़ा नहीं जाएगा और डंके की चोट पर इनका किया जाएगा विरोध। तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जिसमें संसद के मॉनसून सत्र के दौरान बुधवार को विपक्षी सांसदों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद प्रियंका गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोप को लेकर संसद परिसर के अंदर जोरदार तरीके से विरोध किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इन्होंने उपयोग किया था और जवाब मांगा जा रहा है तो जवाब देने को तैयार नहीं है। पैलेट गन से लेकर AK-47 तक इन्होंने छात्रों के ऊपर लहराए थे। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि क्या सरकार जनता के प्रति जवाब दे नहीं है? क्या विपक्ष ने भी ये जो अपेक्षा इनसे की है कि ये आकर बयान देंगे, छात्रों के साथ किए गए दुर्व्यवहार अन्याय को लेकर जवाब देंगे? क्या ये जवाब इनको देने की जिम्मेदारी नहीं बनती? बिल्कुल बनती है। देश के गृह मंत्री हैं और इनको जवाब देना पड़ेगा, इनके ऊपर जवाबदेही तय होगी। लेकिन कन्नी काटते हुए बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे? जवाब आम जनता मांग रही है, विपक्ष को केवल उसका एक माध्यम है। तो आम जनता को अगर ये जवाब नहीं देंगे तो फिर आने वाले दिनों के अंदर आम जनता क्या जवाब देगी, ये सबको पता है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते प्रियंका गांधी ने कहा कि अब हजारों छात्रों पर लाठी बरसाई गई तो उस लाठी की कीमत लोग समझ रहे हैं और उस पर इनका जवाब तो होगा ही होगा। बचने की कोशिश करेंगे, फिर भी जनता जवाब देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी एकदम सही बोल रही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी शायद अपना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वैचारिक और सामाजिक पुनर्गठन करने का प्रयास कर रही है। बहुजन समाज के बीच में कांग्रेस पार्टी की पकड़ उत्तर प्रदेश के अंदर जबरदस्त देखने को मिल रही है। दोस्तों, पिछली बार लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की खटिया खड़े करने के पीछे अगर कोई समीकरण सबसे ज्यादा काम किया था दोस्तों, तो पीडीए गठबंधन समाजवादी पार्टी का प्लस कांग्रेस पार्टी के दलित समीकरण ने बहुत अच्छा काम किया था। यही बड़ा कारण है कि अब एक बार फिर से उसी समीकरण के इर्द गिर्द आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन समाजवादी पार्टी साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो सवर्ण मतदाता है उसको भी साथ में लाने का प्रयास कर रही है। इसीलिए सपा की तरफ से जनेश्वर मिश्र पार्क के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया था ब्राह्मण समाज को रिझाने के लिए, और स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती भी समाजवादी पार्टी को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में गौ रक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है, तो ऐसे में अपर कास्ट खासकर उसमें ब्राह्मण समाज के लोगों को भी साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। कुछ हजार वोट विधानसभा के अंदर अगर इधर से उधर हो गया तो भी बीजेपी के लिए ये तगड़ा झटका होगा, क्योंकि ब्राह्मण समाज बीजेपी के लिए सबसे कोर वोटर माने जाते हैं दोस्तों। ऐसे में सपा कांग्रेस गठबंधन में चुनाव नहीं बल्कि विलय करके चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरीके का एक दावा द हिंदू प्रतिष्ठित अखबार के अंदर लेखक ने किया है दोस्तों। वो कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पहचान को छोड़कर समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी में अपना विलय करवा सकती है और जो काम ममता बनर्जी नहीं कर पाई वो काम अखिलेश यादव कर सकते हैं और कांग्रेस पार्टी में आकर समाजवादी विचारों को मजबूत करके कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ सकते हैं। इससे उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी भी रिवाइव करेगी और जो दलित समाज के मतदाता जो समाजवादी पार्टी से दूर भागते हैं वो कांग्रेस पार्टी के नाम पर सपा के साथ में एक तरीके से कांग्रेस में विलय हो चुकी सपा के साथ में आ जाएंगे दोस्तों। इससे राज्य के अंदर सरकार बनाने की स्थिति बन जाएगी। ऐसे में लेखक वर्गीस के जॉर्ज कहते हैं कि ऐसा करेंगे तो बड़ी सफलता मिल सकती है। अब दोस्तों, ये बोलने वाली बातें हैं या फिर उनको कुछ इनपुट मिला है, इस तरीके के मामले पर कह पाना मुश्किल है। लेकिन पूरे आर्टिकल के दौरान वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि विलय की रणनीति भी एक बड़ी रणनीति हो सकती है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ ही साथ देहरादून के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता पुष्कर धामी बच्चों से बातचीत कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान एक बच्चे ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया जिसका जवाब पुष्कर धामी के पास नहीं था। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि पुष्कर धामी बच्चों से बातचीत कर रहे थे। एक बच्ची कहती है कि उसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है ताइक्वांडो के अंदर और वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहती थी, लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। बच्ची ने जब ये बात बोली तो मुख्यमंत्री इस बात को टालने लगे दोस्तों, यानी बच्ची अपनी बात बोलते बोलते रो पड़ी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी कहते हैं कि चलो चलो बेटा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। फिर कहते हैं कि नोट कर लो और पता करवाओ। तो ऐसे में दोस्तों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो राज्य के अंदर एक नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, यानी एक ऐसे नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर जनता भरोसा करेगी। लेकिन उत्तराखंड के अंदर पुष्कर धामी कई सारे मामले को लेकर बैकफुट पर है दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ा मामला अगर कोई है तो अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला है, जिसमें पुष्कर धामी सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो काफी देर से, जब बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश भर के अंदर हुआ तब जाकर उठाए गए और अभी भी फाइनल रिपोर्ट का लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब पुष्कर सिंह धामी पहले ही महिला सुरक्षा के मामले को लेकर सवालों के घेरे में है दोस्तों। और ऐसे में बच्चों से बातचीत के दौरान एक बच्ची ने बताया कि उससे पैसे मांगे जा रहे, करप्शन चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। तो बीजेपी के नेताओं को छोड़कर सबको पता है कि उत्तराखंड में करप्शन किस लेवल पर पहुंच चुका है और ऐसे में कन्नी काटने की कोशिश तो मुख्यमंत्री कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको पता चल गया कि कहीं ये मामला नेगेटिव ना चला जाए तो कहने लगे कि नोट कर लो, कार्रवाई करेंगे। आप लोग इस पर जो राय देना चाहते हैं दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि बच्ची की हिम्मत की भी सराहना की जानी चाहिए जो मुख्यमंत्री के सामने ये प्रायोजित कार्यक्रम के सामने आकर बोल गई। साथ साथ चलते एक और बड़ी अपडेट जहां पर
पंजाब कांग्रेस में जारी गुटबाजी के बीच पार्टी हाईकमान के स्तर पर गतिविधि तेज हो गई है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इस समय दिल्ली में है। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पंजाब के मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ पंजाब के नेताओं की बैठक हो सकती है। हालात को देखते हुए बैठक अहम है। बैठक होती है, इसे पंजाब कांग्रेस के भीतर चल रहे मतभेद के लिहाज से अहम माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रभारी भूपेश बघेल के 10 दिवसीय पंजाब दौरे को लेकर हाईकमान की रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। दौरे के दौरान 18 जिलों में बघेल प्रदेश कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ चन्नी समर्थकों के विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी को लेकर भी जिक्र कर रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने का समय मांग चुके हैं विधायक प्रताप सिंह बाजवा समेत कांग्रेस के कई और विधायकों ने मौजूदा स्थिति पर चर्चा के लिए नेता विपक्ष राहुल गांधी से समय मांगा है, जो 13 तारीख यानी आज संसद की कार्रवाई खत्म होने के बाद मिल जाएगा 2-3 दिनों के अंदर। और उसके बाद पंजाब को लेकर ही कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस रहने वाला है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के साथ आगे बढ़ रही है डंके की चोट पर, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी चाहते हैं कि ऐसा ना हो और उनकी अपने खुद के तर्क हैं, तो इस पर दोनों नेताओं के जो समर्थक है आपस में भिड़ रहे हैं। दोस्तों, अब देखते हैं राहुल गांधी क्या कोई कठोर कदम उठाएंगे, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने कहीं ना कहीं पार्टी आला कमान के निर्णय के खिलाफ कदम उठाया है। इसके बाद सबक सिखाना जरूरी है। अगर ऐसा होगा, डिसिप्लिन किया जाएगा, तब जाकर पार्टी के संगठन में एक मैसेज जाएगा कि पार्टी आला कमान सोच विचार करके सभी लोगों से बातचीत करने के बाद फैसला ले चुकी है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि अचानक रातों रात फैसला ले लिया गया हो, बल्कि बुलाकर यानी चन्नी को भी बुलाया गया था, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को भी बुलाया गया, रंधावा को भी बुलाया गया, बाजवा को भी बुलाया गया। इन सबको बुलाकर यह सुनिश्चित किया गया कि ये लोग मिलकर लिए गए फैसले का समर्थन करेंगे। लेकिन अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के खिलाफ जो मोर्चा खोला है पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी ने, दोस्तों, तो ये तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज संसद के कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं। इसके पीछे जो सबसे बड़ा तर्क है वो ये कि आज संसद का आखिरी दिन है दोस्तों, यानी संसद सत्र का आखिरी दिन है, मानसून सत्र का। लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति कंक्लूडिंग रिमार्क के समय नेता सदन समेत कई और बड़े नेताओं को बुलाते हैं, लेकिन उस समय वक्त कोई और काम नहीं होता, यानी केवल कंक्लूडिंग रिमार्क दिया जाएगा, यानी जो अंतिम बात होगी मानसून सत्र को लेकर कि कैसा चला, किस तरीके का रहा, उस बात को बताया जाएगा। और इस दौरान नेता विपक्ष को और साथ में प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या कोई भी बड़ा मंत्री जो भी हो, सबको आना पड़ता है। तो सदन के अंदर स्पीकर के चैम्बर में चाय पार्टी भी है, तो संभावना है कि मोदी और अमित शाह दोनों मौजूद रहेंगे। क्या राहुल गांधी भी यहाँ पर आएंगे दोस्तों? हालांकि राहुल गांधी नहीं भी आए तभी कोई मतलब इतना बड़ा मामला बनेगा नहीं, क्योंकि राहुल गांधी इस मामले पर पूरी तरीके से अड़े हुए हैं कि अमित शाह संसद के अंदर आए और संसद के अंदर हाउस में आकर जवाब दे। लेकिन जब अमित शाह हाउस में आकर जवाब नहीं देंगे तो फिर स्पीकर या फिर चेयरमैन के चैम्बर में जाकर बातचीत करने से हो ही क्या जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब देखते हैं, ये तो प्रोटोकॉल है, कौन कौन आता है। साथ साथ दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कार्य समिति यानी CWC की बैठक 19 अगस्त को बुलाई गई है और ये बैठक आने वाले पंजाब को लेकर बहुत कुछ होने वाला है। अगर आप भी मानते हैं कि CWC की बैठक कांग्रेस पार्टी बहुत कम बुलाती है और जब बुलाती है तो ये हाई प्रोफाइल बैठक होती है, इसीलिए दो चीजें देखी जा सकती है। एक तो उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और दूसरा पंजाब को लेकर भी कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में दिखाई दे रही है। जो भी अपडेट से जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे। साथ ही साथ FCRA कानून को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों। केसी वेणुगोपाल कहते हैं FCRA बिल को लेकर कि ये जो बिल है ये NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो हमारे देश के माइनॉरिटी हैं यानी जो हमारे देश के अल्पसंख्यक है जिसमें क्रिश्चियन समुदाय बड़े स्तर पर है, तो उनके खिलाफ काम करने का पूरा मामला है। हमारे देश के क्रिश्चियन समुदाय के लोग स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं और तमाम तरीके की सर्विस करते हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी फंड आता है, इसमें कहीं कोई दोराय नहीं है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि इन पैसों का इस्तेमाल कन्वर्जन कराने के लिए कराया जाता है, यानी लोगों के धर्म परिवर्तन कराने के लिए किया जाता है। यानी सोचिए कि देश के अंदर लोग आजाद है, सभी व्यक्ति पढ़े लिखे हैं दोस्तों, देश में अच्छी खासी शिक्षा की स्थिति है, लोग दुनिया भर में क्या चल रहा है सब कुछ जानते हैं। लेकिन बीजेपी का दावा है कि क्रिश्चियन मिशनरी पैसों का इस्तेमाल करके परिवर्तन करवाती है यानी कन्वर्जन करवाती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर देश के अंदर किसी व्यक्ति का कन्वर्जन करवाना पैसे देकर, लालच देकर इलीगल है यानी गैर कानूनी है, तो फिर अलग से ये FCRA का कानून लाने की क्या जरूरत है? अगर बीजेपी वालों को लगता है कि किसी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती करवाया गया है तो वो कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं और देश में इलीगल भी है, तो फिर ये नया कानून लाने की क्या जरूरत है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इस पर केसी वेणुगोपाल ये कहते हैं कि ये सीधे तौर पर भारत के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को टारगेट करने का मामला है और एक तरफा है। RSS जो डोनेशन लेती है यानी जो RSS को चंदा मिल रहा है उसकी जानकारी तो ये देते नहीं है कि इनको विदेश की कौन कौन से देशों से पैसा मिलता है। और कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियांक खड़गे ने कर्नाटका के गृह मंत्री के रूप में एक पत्र लिखा था दोस्तों, और इस पत्र में RSS के प्रमुख मोहन भागवत से पूछा था कि ये बताइए कि आपको पैसा आ कहां से रहा है, RSS को पैसा फंडिंग दे कौन रहा है? तो इस पर कोई जवाब तो उनकी तरफ से दिया नहीं गया, यानी एक गृह मंत्री पत्र लिख रहा है तो कोई जवाब नहीं दे रहे दोस्तों। लेकिन दूसरा कहां से फंड ले रहा है इस बात की चिंता बीजेपी RSS वालों को है, तो ये FCRA लागू कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता केसी वेणुगोपाल जो कह रहे हैं कि RSS वाले पहले बताए कि इनको कहां से विदेश से फंड आ रहा है, तब देखा जाएगा, तो अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ
दिल्ली के कोंडली से विधायक है कुलदीप और कुलदीप कुमार के साथ में एक बार फिर से दुर्व्यवहार किया गया। संजय सिंह ने वीडियो शेयर किया है दोस्तों, जिसमें दिल्ली के विधानसभा के अंदर कुलदीप कुमार के साथ में दुर्व्यवहार करते हुए उनको उठाकर सदन से बाहर किया गया, यानी दिल्ली के सदन से बाहर किया गया दोस्तों। जबरदस्ती उनके साथ ऐसा किया गया। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी छुआछूत के कारण स्कूल से बाहर कर दिया जाता था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने दलितों शोषितों को सदन में पहुंचने का अधिकार दिया, लेकिन आजादी के 80 साल के बाद भी बीजेपी की मानसिकता नहीं बदली। मंत्री परवेश वर्मा कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी को बाहर फेंकने का आदेश दे रहे हैं। ये पूरे के पूरे दलित समाज का अपमान है। ऐसे में दोस्तों अभी हाल फिलहाल के अंदर 2-3 दिन पहले भी बीजेपी के परपड़गंज के विधायक रवि नेगी और कुलदीप कुमार के बीच में बहस हो गई थी और काफी ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी। उसके बाद अभी एक और नया मामला सामने आया है। तो बार बार कुलदीप कुमार के साथ जो दुर्व्यवहार बीजेपी वाले कर रहे हैं, इस बात को लेकर संजय सिंह ने नाराजगी जताई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए एक ऐसी बात कही है दोस्तों, जिसे लेकर काफी ज्यादा लोगों के बीच में मैसेज क्लियर गया है और लोग समझ गए हैं कि किसको निशाना बनाते हुए ये बातें कही जा रही है। जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि अखिलेश यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री ने एक निशाना साधते हुए कहा कि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी वाले जो दावा कर रहे हैं कि इन्होंने एयरपोर्ट बनाया है, इन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया है, तो एयरपोर्ट पर बाढ़ आ जा रहा है और एक्सप्रेस वे पर गड्ढे दिखाई देते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव कहते हैं कि मुझे उत्तर प्रदेश चलाने वाले और वो प्लेन चलाने वाला व्यक्ति एक ही जैसा लगता है। एयर इंडिया का वो प्लेन चलाने वाला पायलट जिसने दिल्ली की फ्लाइट को म्यांमार पहुंचा दिया था, यानी उस पर बाद में आरोप लगा था कि वो नशे में था। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने ऐसी बात कही है दोस्तों, जो सबको समझ में आ गया कि क्या कहना चाहते हैं अखिलेश यादव। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें लोकसभा के अंदर एफसीआरए कानून को पेश करना था दोस्तों। बीजेपी के समर्थकों को लग रहा था कि अमित शाह आकर एफसीआरए कानून को पेश करेंगे और दिखाएंगे और बताएंगे कि मैं एक मजबूत गृह मंत्री हूं, मैं एफसीआरए के विरोध के बावजूद कानून पास करवा दूंगा। लेकिन हुआ कुछ उल्टा दोस्तों। एफसीआरए बिल को टेबल किया गया, यानी संसद के अंदर रखा गया और रखने के लिए आए नित्यानंद राय, अमित शाह के डेप्टी, यानी अमित शाह के नीचे काम करने वाले गृह राज्य मंत्री दोस्तों। तो उन्होंने आकर संसद के अंदर एफसीआरए का कानून रखा। तो इस पर लोगों ने कहा कि सोचिए, अमित शाह को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वास्तविकता क्या है? अमित शाह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे संसद में आकर जवाब देने। साथ ही साथ दोस्तों लोकसभा के अंदर तो एफसीआरए कानून को टेबल किया गया था, लेकिन राज्यसभा की अगर आप बात करेंगे तो राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 गृह मंत्री अमित शाह के नाम से लाया जा रहा है दोस्तों, जो लगातार सदन से गायब है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात को लेकर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं दोस्तों। आपको बता दें कि कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 गृह मंत्री अमित शाह के नाम से लाया जा रहा है, जो लगातार सदन से गायब है। तो इस पर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया है लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर संसद के बाहर अमित शाह के बयान के बाद क्यों भड़के राहुल गांधी, मीडिया पर दागे तीखे सवाल। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि राहुल गांधी कहते हैं कि जब वे यानी अमित शाह मीडिया के सामने बोलते हैं तो मीडिया वाले चुप रहते हैं, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार इंटरप्ट करते हो। 24 घंटे आप लोगों का केवल यही काम है। यानी अमित शाह ने बयान दिया था दोस्तों मीडिया के सामने और राहुल गांधी ने मीडिया के सामने बयान दिया था। दोनों बयानों को अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के बयान में बार बार मीडिया वाले घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि अमित शाह ने ये बोला था, राहुल गांधी बयान दे रहे होते फिर बीच में टोक देते हैं। तो टोका टोकी बहुत करते हैं राहुल गांधी के बयान में, पूरा नहीं बोलने देते। इसी बात को लेकर राहुल नाराजगी जताते हुए कहते हैं कि आपको मेरे में और अमित शाह में क्या अंतर लगता है? जब अमित शाह बोल रहे होते हैं तो उस पर आप लोग टोका टोकी नहीं करते, मेरे को इंटरप्ट कर रहे होते हैं। तो इस पर मीडिया वालों पर भी निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ी हिम्मत दिखाओ। देश के युवाओं ने भी अब बीजेपी और अमित शाह इन सबसे डरना बंद कर दिया है, उससे डरना बंद कर दिया है। आप लोग भी थोड़ी हिम्मत दिखा दो, चूहे की तरह खड़े मत रहे करो, सवाल पूछा करो। साथ साथ देश के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मान सम्मान और संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है दोस्तों। इस कानून के लागू होने के बाद अब जानबूझकर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन में बाधा डालने और इसे रोकना एक दंडनीय अपराध बन गया है। सरकार ने इस कदम से राष्ट्रीय गीत को वही कानूनी सुरक्षा और दर्जा दिया है जो राष्ट्रगान जनगण मन को प्राप्त है। नए कानून के कुछ मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार है कि समान कानूनी दर्जा है, यानी वंदे मातरम और जनगण मन दोनों को एक ही जैसा माना जाएगा। राष्ट्रगान के समकक्ष कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। राष्ट्रीय गीत के गायन में जानबूझकर बाधा डालने और सभा में अशांति पैदा करने वाले दोषियों के लिए अधिकतम 3 साल की सजा, जुर्माना और दोनों की सजा का प्रावधान भी किया गया है। वहीं पर दोबारा या इसके बाद अपराध के लिए कम से कम 1 साल की सजा और तय की गई है। ऐतिहासिक लाल किले समारोह को लेकर भी बड़ी अपडेट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार इस बार स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पहली बार लाल किले के प्राचीर से आधिकारिक रूप से वंदे मातरम गाया जाएगा, यानी वंदे मातरम को एक तरीके से कानूनी स्टेटस, लीगल सपोर्ट दे दिया गया है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वंदे मातरम को लेकर डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। जिस तरीके से देश के अंदर वंदे मातरम को लेकर एक बहस छिड़ी थी दोस्तों, अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं और ज्यादा बहस शुरू होने वाली है, क्योंकि वंदे मातरम गाएंगे या नहीं गाएंगे इस बात का बहस आप लोग जानते हैं कि किस स्तर तक हो चुका है। साथ साथ
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा ये कहना कि हमें टाइम दे देते हैं आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे का, उसी में केवल इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, यानी राम मंदिर का जो चंदा चोरी का मामला है दोस्तों, इस पर अखिलेश कहते हैं कि समय सीमा तय करके ये लोग बहस करवाना चाहते हैं, जो स्वयं में अपने आप में अलोकतांत्रिक है, यानी अनडेमोक्रेटिक है, और ये जवाब नहीं होगा, थोथा बयानबाजी की केवल होगा। यानी सोचिए अगर 1-1.5 घंटे दे दिया जाता है बहस कराने के लिए, तो इसमें क्या बहस होगा? 1-1.5 घंटे में आधे घंटे तो मंत्री बोलेगा, उसके बाद कुछ देर तक आपस में विवाद होगा, कुछ देर स्पीकर रोकेंगे और कुछ इस तरीके से टाइम बर्बाद कर दिया जाएगा दोस्तों। और 1-1.5 घंटे में जो चर्चा कराने की बात ये चल रही है, ये कुछ नहीं होने वाला। एक पूरे मुद्दे पर पूरे दिन चर्चा या फिर 5-6 घंटे तो बोलने का मौका सबको मिलना चाहिए। तो आप सोचिए विपक्ष केवल 2 मुद्दे बोल रहा था, एक युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज, पैलेट गन का इस्तेमाल और AK-47 बिहार में लहराने का मुद्दा, उस पर एक दिन अमित शाह आकर जवाब दे देते, मामला वहीं सेटल हो जाता। दूसरा, राम मंदिर वाले मामले को लेकर बयान दे देते, वहां पर बहस हो जाता, एक दिन मामला वहीं टल जाता। लेकिन 20 दिनों से अमित शाह और नरेंद्र मोदी संसद में नहीं जा रहे और कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो जनता का पैसा बर्बादी का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह, इन सबका अहंकार है। इन सबके बारे में 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, हमारे साथ लगातार जुड़े रहने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो